हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल ब्रैड एजुकेशन पर। दोस्तों, हमने बेसिक ग्रामर के कुछ सेक्शंस को देखा है। आज हम शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिक ग्रामर का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको जरूर सीखना चाहिए, चाहे वो आप कुछ लिखना चाह रहे हैं इंग्लिश में, या फिर कुछ बोलना चाह रहे हैं, या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। उन सबों के लिए इनकी जो है एक खास इंपॉर्टेंस मानी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जितने सारे वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को उनके यूजेस के अकॉर्डिंग, यानी कि उसको उनके उपयोग के अकॉर्डिंग 8 भागों में बांटा गया है। ये 8 टाइप्स जो हैं, 8 पार्ट्स जो हैं, दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ पे हमें ये देखना है कि मैक्सिमम जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वर्ड्स हैं, उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले से फिक्स नहीं है। हम उनके यूजेस के अकॉर्डिंग जो है ये डिसाइड कर पाते हैं कि किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में इनका यूज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए एक बड़ा ही कॉमन वर्ड लेते हैं हम, वॉच। अगर आपसे पूछा जाए वॉच का क्या मतलब है, तो आप ये कह सकते हैं वॉच मीन्स घड़ी। वॉच का मतलब इंग्लिश में, वॉच का मतलब देखना भी होता है। तो डैट मीन्स जब हमने वॉच का यूज नाउन के अंदर किया तो ये फिर घड़ी का सेंस देता है, और यही वर्ड जब वर्ब में यूज होता है तो ये देखने का सेंस देता है। मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है किसी भी वर्ड का पहले से डिसाइडेड नहीं है, वो यूज के अकॉर्डिंग है कि आप उसको किस तरह से यूज कर रहे हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर आपसे पूछा गया कि गो का क्या मतलब होता है, तो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही कहेंगे कि आपने गो का मतलब पढ़ा जाना, जो कि एक वर्ब है। बट गो का मीनिंग जो है जाना वर्ब के अंदर है, बट यही वर्ड जब नाउन के अंदर यूज होता है तो इसका मतलब होता है जोश। डैट मीन्स जील, स्पिरिट, ये नाउन में आ जाता है। देखिए सेंटेंस देखते हैं। हमने लिखा आई गो टू स्कूल। ये सेंटेंस जो है, यहां पर गो जो है वर्ब की तरह यूज हुआ, और इसका मतलब हम यहां पर समझ रहे हैं जाना। अब इनका हम नाउन में यूज करके देखते हैं। सपोज हमने लिखा ही डजंट हैव एनी गो। अब यहां पर गो का मतलब अगर जाने के सेंस में आप लेंगे तो आप इसका मतलब, इस सेंटेंस का मतलब आप क्लियरली बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका मतलब यहां पर जाना है ही नहीं। यहां पर मतलब है जोश। ही डजंट हैव एनी गो मीन्स कि उसके पास किसी तरह का जोश नहीं है, जील नहीं है। तो
इन दो एग्जाम्पल से ये तो क्लियर हो रहा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी भी वर्ड का मैक्सिमम कह सकते हैं आप। मैक्सिमम जो वर्ड्स हैं उनका पहले से फिक्स नहीं होता, आप उनको जिस तरीके से यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच फिक्स होता है। तो अभी मैंने बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो 8 हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो चलिए हम देखते हैं। जो फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच आ रहा है वो है नाउन। नाउन की डेफिनेशन आप बहुत पहले से भी पढ़ रहे होंगे कि नाउन क्या होता है। नाउन, अगर आप इसको हिंदी में डिफाइन करना चाहें तो आप कह सकते हैं नाउन किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या फिर जानवर के नाम को हम नाउन कहते हैं। इंग्लिश में यही डेफिनेशन जो आएगी वो होगी द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनी एनिमल इज कॉल्ड अ नाउन। ये बड़ा ही कॉमन डेफिनेशन है नाउन का। इसको हम दूसरे तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में जितनी सारी चीजें हैं उनका कुछ ना कुछ नाम है और हम उन्हीं नाम के आधार पर उन चीजों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उन चीजों को पहचान पाते हैं। मीन्स ये हुआ कि किसी भी चीज का कुछ भी अगर नाम है तो वो नाउन ही है। इसको अगर हम दूसरे वे में डेफिनेशन दें तो कहा जाता है सेंस ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी के अंदर हैं, तो उन सेंस ऑर्गन्स से हम जिन किसी चीज की स्टडी कर पाते हैं वो सारे के सारे नाउन हैं। सपोज करते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो सेंस ऑर्गन्स हैं उसमें जैसे आईज देखने का काम करता है। मीन्स हम अपनी आईज से जिन चीजों को भी देख पाते हैं वो सारी की सारी चीजें नाउन है। ईयर्स, दैट मीन्स अपने कानों से हम जिस चीज को सुन पाते हैं वो भी नाउन है। या फिर तीसरा सेंस ऑर्गन लें, टंग। मीन्स आप अपने टंग से, जीभ से जिस किसी चीज का टेस्ट ले पाते हैं वो भी नाउन है। फोर्थ है नोज। मीन्स जो भी अपने नोज से हम स्मेल कर पाते हैं वो भी नाउन कहलाएगा। या फिर स्किन, स्किन से जो भी हम फील कर पाते हैं वो सारा का सारा नाउन कहलाता है। आईज से हम जितनी चीजें देखते हैं, सपोज कीजिए हमने अपने आसपास देखा बुक, हमने देखा पेन, हमने देखा वॉल, हमने देखा वॉच एक्सेट्रा, ये सारी की सारी चीजें जो है वो नाउन के अंदर कंसीडर होगी। आप सुनते हैं, बड़ी सारी चीजें हम सुनते हैं। मान लीजिए कोई म्यूजिक है, ये भी नाउन कहलाएगा। कोई नॉइज है, ये भी नाउन होगा। टंग से जो भी हम टेस्ट ले पाते हैं, दैट मीन्स मान लीजिए सॉल्टनेस। टंग से हम सॉल्टनेस, दैट मीन्स जो नमकीन चीजें होती है वो, या फिर स्वीटनेस, किसी चीज का स्वीटनेस, मिठास का जो भी हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं अपने टंग से, ये भी नाउन है। नोज से डिफरेंट टाइप के जो स्मेल को हम नोटिस कर पाते हैं वो भी नाउन के अंदर ही आता है। या फिर स्किन से जो हम कूलनेस है, हॉटनेस है, इनको जो स्टडी कर पाते हैं, इनको जो रियलाइज कर पाते हैं, ऑल आर कॉल्ड नाउन। तो ये नाउन रहा।
अब आते हैं दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, जिसके बारे में हम उसको कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन दैट मीन्स प्रो का मतलब होता है फॉर। देखिए इस तरह से हम समझेंगे प्रोनाउन को। प्रोनाउन प्रो का मतलब हो गया फॉर। प्रो प्लस नाउन दैट इज प्रोनाउन मीन्स फॉर, मीन्स द वर्ड which is used at the place of a noun is called pronoun. Pronoun means वो वर्ड जो नाउन के बदले में आते हैं। आप कहेंगे कि प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसके पीछे भी एक बड़ा अच्छा लॉजिक है। सपोज करते हैं आपको कहा गया कि आप सपोज द काउ, इसके ऊपर आप 10, 15 और 20 सेंटेंसेस आप लिखें, तो कैसे लिखेंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि हम हर एक सेंटेंस को द काउ से शुरू करें, मीन्स नाउन से शुरू करें? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपने ऐसा लिखा तो आप खुद महसूस करेंगे कि जो भी सेंटेंसेस बने हैं उनमें एक मोनोटोनस सेंस आ गया, एक नीरस भाव आ गया। क्यों? क्योंकि अगर हम 10 ही सेंटेंस मान लीजिए लिखते हैं और हर एक सेंटेंस की स्टार्टिंग द काउ द काउ द काउ से करें, तो आपको लिखना भी मुश्किल होगा, और जो ऑडियंस होंगे आप जिनसे भी, जिनके सामने भी बोलेंगे या फिर जो लिखेंगे, तो वो सेंस जो है बड़ा ही मोनोटोनस सेंस देगा, वो एक नीरस भाव देगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी जगह काउ के लिए हम प्रोनाउन सी का यूज कर सकते हैं। तो जब भी सपोज आप काउ के बारे में कुछ लिख रहे हैं, तो आप क्या करें कि जो फर्स्ट सेंटेंस होगा, सपोज करते हैं जो हमारा इंट्रोडक्टिव पैरा होगा, उसमें आप जो है द काउ का यूज करें, और फिर उससे रिलेटेड जो भी सेंटेंसेस हों फर्स्ट पैरा के अंदर, उसके लिए आप प्रोनाउन सी का यूज करें। सपोज कीजिए कि फर्स्ट पैरा, इंट्रोडक्टरी पैरा के अंदर 4 या 5 सेंटेंसेस आपने लिखे, फिर जैसे ही आप पैराग्राफ चेंज करेंगे, तो आप क्या करेंगे कि फिर से एक बार जो है नाउन का आप यूज कीजिए, और उस पैराग्राफ में, सपोज कि सेकंड पैराग्राफ में हम फूड हैबिट्स के बारे में अगर डिस्कस करें, लिखें, तो आप जो है सेकंड पैराग्राफ में अगेन द काउ का यूज कीजिए। फर्स्ट सेंटेंस जो होगा वो द काउ से स्टार्ट करें, और फिर जो आगे के जो भी सेंटेंसेस होंगे उसी पैरा के अंदर, वहां पर फिर से आप जो है प्रोनाउन का यूज करना शुरू करें, और जो भी सेकंड पैरा के अंदर सेंटेंसेस हैं, वो आगे के सेंटेंसेस प्रोनाउन के अंदर ही लिखने की कोशिश करें, वो बेटर होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक ही बार हम नाउन का यूज करते हैं और सारे के सारे और भी जो दूसरी लाइंस है उसको हम अगर प्रोनाउन से अगर कनेक्ट कर रहे हैं, तो फिर क्या है, फिर वो मोनोटोनस सेंस देना शुरू करेगा, फिर लोग प्रोनाउन को बार बार सुनते हुए जो है अच्छा फील नहीं करेंगे। तो बेटर यही होता है कि जैसे ही आप पारा चेंज करते हैं, तो उसमें एक बार फिर से नाउन को आप रखें, अगेन आप उससे रिलेटेड लाइन प्रोनाउंस। जैसे थर्ड पैरा मान लीजिए कि इसमें हम काउ के यूजेस के बारे में लिख रहे हैं, तो वहां पर अगेन हम जो है द काउ लेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी लाइंस होगी हम उनको जो है फिर प्रोनाउन, यानी कि यहां पर हम सी के साथ कनेक्ट करेंगे। तो वो जो एक प्रेजेंटेशन होगा, वो जो आप
अपने आइडिया को प्रेजेंट करेंगे वो आपको भी अच्छा लगेगा और जो भी उसको सुनेंगे उन्हें भी इन चीजों में काफी ज्यादा जो है इंटरेस्ट फील होगा। और यही तरीका है, आपको किसी भी तरह का आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई ऐसे लिख रहे हैं, तो वहां पर इन्हीं चीजों की हेल्प से आप इनको लिखें। थर्ड जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जिसको हिंदी में हम विशेषण के नाम से जानते हैं, इस वर्ड को हम क्वालिफाइंग वर्ड भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव जो है क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव्स के दो फंक्शन होते हैं, एक तो ये क्वालिफाई करेगा किसी नाउन को या फिर किसी प्रोनाउन को। डेफिनेशन जो हम देंगे वो होगा, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। वो किसी नाउन या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब आप सेंटेंस के सीक्वेंस पैटर्न को समझे। पैटर्न ये है, अगर ये पूछा जाए ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो है नाउन। जो बॉय है वो नाउन है और इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है इंटेलिजेंट, सो इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव। मीन्स एडजेक्टिव इस सेंटेंस के अंदर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव जो है किसी प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया शी इज अ गुड गर्ल। हियर अगेन वी कैन से गर्ल, इट्स अ नाउन एंड गुड is an adjective। ये नाउन हुआ और ये हमारा एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि यहां पर गर्ल जो भी एक नाउन है इसको गुड क्वालिफाई कर रहा है, दैट मीन्स उसकी विशेषता बता रहा है। देखिए, एक और कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के साथ अक्सर होती है कि हम इसको हिंदी में कहते हैं कि एडजेक्टिव जो है यानी कि विशेषण जो है वो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो विशेषता इंग्लिश के अंदर जो है ये एक बड़ा ही वास्ट, आप कह सकते हैं कि वास्ट थिंग है। मतलब इसका मीनिंग जो है काफी वास्ट है। इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की चीजें आ जाती है। जब हम विशेषता वर्ड का यूज हिंदी के अंदर करते हैं तो हम कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट की बात करते हैं, खासियत की बात करते हैं, बट इंग्लिश में ये चीजें पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। हमने लिखा सपोज एग्जाम्पल, रमन इज बैड। तो अब आप देखिए, बैड एक नेगेटिव क्वालिटी है, का मतलब ये भी विशेषता है। क्यों? क्योंकि ये विशेषता जो है रमन की विशेषता इस पे बताई गई है। एक और चीज जो हम गौर करेंगे वो ये होगा कि एडजेक्टिव जो है ये हमने तो अभी देखा कि ये किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। जब ये किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा तो इसका यूज पहले, दैट मीन्स नाउन के पहले या फिर नाउन के बाद आ सकता है। लेकिन एडजेक्टिव जब किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा तो वो जो है हमेशा बाद में आएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज हम इसी सेंटेंस को बिना नाउन की हेल्प से अगर बनाएं तो हम इस सेंटेंस को लिख सकते हैं सी इज गुड। मीन्स जब
ये हमारा सी जो प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन को जब भी एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा तो एडजेक्टिव हमेशा ही बाद में आएगा, वो पहले कभी नहीं आ सकता है। ये हमारा एडजेक्टिव है। एक और चीज, वैसे ये आर्टिकल के चैप्टर में हम इसकी डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक माइन्यूट जो मिस्टेक अक्सर स्टूडेंट से होता है वो आप देखिए। जब आप एडजेक्टिव के बाद किसी नाउन का यूज नहीं करेंगे तो कोई भी आर्टिकल का यूज एडजेक्टिव के पहले नहीं होगा। अगर एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आ रहा है तो आपको एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग जो भी रिलेटेड आर्टिकल होगा उसका यूज करना ही पड़ेगा, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाता है। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि फोर्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है वर्ब। वर्ब दैट मीन्स आप इसको हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्रिया जो है सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसकी डेफिनेशन हम देते हैं कि जिस शब्द से, जिस वर्ड से किसी काम का करना या फिर होना समझा जाए उसे हम वर्ब कहते हैं। इन इंग्लिश आप डिफाइन कर सकते हैं, अ वर्ब इज अ वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है उसके बारे में वर्ब कुछ कहता है, उसके बारे में कुछ बताता है, तो ये कहलाता है वर्ब यानी कि क्रिया। एग्जाम्पल लीजिए, सपोज हमने लिखा ही रन्स ऑन द रोड। इसकी हिंदी क्या बनी? इसकी हिंदी बनी कि वह रोड पर दौड़ता है। अब यहां पर देखा जाए तो ये जो रन है यही जो है इस सेंटेंस का वर्ब है, यानी कि यही जो है क्रिया है, यही एक्शन बता रहा है कि काम कौन सा हो रहा है। मीन्स हम वर्ब को एक एक्शन वर्ड भी कह सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लीजिए, हमने लिखा रमन स्लीप्स एट नाइट। अगर इस सेंटेंस से हम इस वर्ड को हटा दें तो हमारा जो ये सेंटेंस तो पहली बात बनेगा नहीं, और जो मीनिंग होगा बिल्कुल ही मीनिंगलेस। यू कैन से ये सेंटेंस एक मीनिंगलेस सेंटेंस बन के रह जाएगा। तो यही स्लीप्स जो है, जो कि एक वर्ब है, यही इस सेंटेंस को एक्शन में रख रहा है। इसके बगैर जो है सेंटेंस का कोई मतलब नहीं बनता। वर्ब किसी भी सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपसे पूछा गया कि विच इज कॉल्ड द हीरो ऑफ अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस का हीरो कौन है, जैसे आप कोई मूवी देखते हैं वहां भी हीरो वगैरह होते हैं, तो किसी सेंटेंस का हीरो जो है कोई नाउन नहीं होता, कोई प्रोनाउन नहीं होता, कोई एडजेक्टिव नहीं होता। वो होता कौन है? वो होता है वर्ब। आप इस वर्ब की कंपेयरिंग ट्रेन के इंजन से कर सकते हैं। आप खुद बताइए कि अगर किसी ट्रेन के अंदर इंजन ना हो तो उनके जो बोगीज होंगे उनका कोई मतलब नहीं है, वो मोशनलेस है। कहीं पर भी अगर किसी स्टेशन पे पड़ा है तो न जाने कितने दिनों तक यूं पड़ा रहेगा, लेकिन जैसे ही उसके अंदर एक इंजन फिट किया जाता है तो इंजन के फिट होते ही उसके अंदर मोशन आ जाता है। ठीक उसी तरह से एक वर्ब जो है ये सेंटेंस के अंदर मोशन लाने का काम करता है। एंड इसके बगैर मैंने अभी बताया कि कोई भी सेंटेंस जो है बन ही नहीं सकता है। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप
इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आप इसे लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको कुछ कहना है, कुछ पूछना है, या फिर आपका कोई वैल्यूएबल सजेशन बनता है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर लिखें, और आपके जो भी क्वेरीज अगर होंगे तो उसको ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू।